समय की विशेषता है कि अच्छा हो या बुरा हो, ये अपनी रफ्तार से बढ़ता जाता है और वक्त इस वक्त ये इशारा कर रहा है कि 2023 बस गुजरने को है। 2024 नई उम्मीदों और आशाओं के साथ, नए सवेरे के साथ तैयार है। तो देश, प्रदेश और दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा नए साल के साथ, लेकिन जाने से पहले 2023 कैसा रहा, देख तमाशा 23 का। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं। IBC 24 पर नए वर्ष के पहले 2023 की 23 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं। मोदी शासनकाल जाना जाएगा कई सारी ऐतिहासिक तारीखों के लिए, और 2019 से लेकर 2023 के बीच ये जो दूसरा शासनकाल रहा है प्रधानमंत्री का, इसमें एक नहीं कई सारी तारीखें इतिहास में दर्ज हो चुकी, और इन्हीं में से एक है देश को नए संसद भवन का मिलना। पुरानी शानदार ऐतिहासिक बिल्डिंग से नई अत्याधुनिक इमारत तक का ये सफ़र दुनिया और देश सदियों तक याद रखेगा। 19 सितंबर 2023 ये वो ऐतिहासिक तारीख जब आजादी के 75 साल बाद देश को नया संसद भवन मिला। मोदी सरकार ने आजादी के 75वें वर्ष अमृत काल में संसद का विशेष सत्र बुलाया। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। फिर 18 सितंबर से 5 दिनों का ये विशेष सत्र प्रारंभ हुआ। पहले दिन संसदीय कार्यवाही संसद के पुराने भवन में शुरू हुई। पुराने संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंतिम भाषण में कहा, ये पुरानी संसद भवन को अलविदा कहने का भावुक पल है। पुराना भवन भारतीय लोकतंत्र यात्रा का स्वर्णिम अध्याय और सदियों तक प्रेरणा देने वाला होगा। 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के शुभ दिन आधिकारिक तौर पर संसद नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई। नए संसद भवन में प्रवेश के पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल के सामने एक फोटो सेशन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की प्रति लेकर पैदल ही पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक गए। उनके साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने कूच किया। नई संसद के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य, जबकि राज्यसभा में 300 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग के लिए लोकसभा कक्ष में 1280 सांसदों की बैठक व्यवस्था है। नया भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला एक 4 मंजिला इमारत है, जो कि त्रिकोणीय आकार लिए हुए है। ये भवन अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त और भूकंप रोधी है। नए संसद भवन में मुख्य 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इनका प्रयोग देश के उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री कर सकेंगे, जबकि सांसदों और अन्य VVIPs के लिए अलग गेट बने हैं। नए संसद भवन निर्माण में मंदिरों और धर्म ग्रंथों से प्रेरणा ली गई। देश का पुराना संसद भवन अब संविधान स्मारक के तौर पर जाना जाएगा। 96 साल पहले 1927 में दिल्ली के रायसीना हिल्स पर यह भवन बनाया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि यहीं से ऐतिहासिक भाषण में देश की आजादी का उद्घोष किया था। साल 2023 कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी के लिए बड़े उतार चढ़ाव भरा रहा। साल की शुरुआत जनवरी के महीने में उन्होंने कश्मीर में अपनी विशाल भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। एक बड़े ही मैच्योर छवि वाले नेता के तौर पर उनकी छवि स्टैब्लिश की गई। तो मार्च का महीना आते आते उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई मोदी सरनेम केस में। फिर 136 दिन तक कानूनी संघर्ष किया किसी एक हीरो की तरह, और फिर सुप्रीम अदालत से उनको राहत मिली। उनकी संसद सदस्यता बहाल की गई। राहुल के लिए साल कैसा रहा, देखते हैं। वो तारीख जब राहुल गांधी ने लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के 2 दिन बाद अपने ट्विटर बायो में अपनी पहचान डिस्क्वालिफाइड सांसद के तौर पर दर्ज कराई। 4 अगस्त 2023 ये वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई, साथ ही दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने का औचित्य नहीं। अधिकतम सजा के चलते ही उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, जिससे उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के अधिकार प्रभावित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर तंज कसते हुए
उसे एक उपदेश करार दिया। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 83 सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के ठीक 136 दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर बहाल हो गई। इसके बाद राहुल गांधी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए संसद पहुंचे। राहुल ने पहले संसद परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए, फिर लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और कोर्ट के फैसले को कांग्रेस की नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बताया। ऐसे में जब नए साल में लोकसभा चुनाव होने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल राहुल और उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा, बल्कि गठबंधन के लिए भी एक मुद्दा रहेगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल को सजा और दोषी करार दिए जाने और निचली अदालत वाली सजा पर रोक नहीं लगाए जाने का क्रम होता तो राहुल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाते। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बनी जननायक की छवि के बाद कोर्ट से मिली इस बड़ी राहत ने राहुल की छवि एक युवा योद्धा के तौर पर पेश की। योद्धा इस मायने में कि राहुल सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली सुनवाई में हर मौके पर माफी मांगने से इनकार करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। 2023 की अगर बात करें तो राजनीतिक तौर पर यह साल काफी हंगामेदार रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वो अकेले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अपनी सदस्यता गंवाई, बल्कि टीएमसी सांसद महुआ मित्रा भी कैश फॉर क्वेरी मामले में निष्कासित हुई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सांसद महुआ मित्रा को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि उनके सस्पेंशन ऑर्डर्स के बाद काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ। निष्कासन पर और हंगामे पर एक खास रिपोर्ट आपको। 8 दिसंबर यही वो दिन था जब तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। उन पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा। रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन एथिक्स। इसके बाद संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया कि सांसद मोइत्रा की सदस्यता को रद्द किया जाए। फैसले को विपक्ष ने लोकतंत्र की हत्या बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सांसद महुआ मोइत्रा ने जनप्रतिनिधि विशेष अधिकार की धज्जियां उड़ाई। वो जो पूछ रहे थे और उनके कॉम्पिटिटर के बारे में पूछ रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछ रहे थे और क्वेश्चन पैसे के लिए, कुछ गिफ्ट के लिए पूछा गया। ये तो सिद्ध हो गया है, स्वयं स्वीकारा है और उन्होंने एफिडेविट में काउंसिलेट के सामने बोला है मैंने एफिडेविट करके दिया हूँ। इससे सबूत के बड़ा सबूत क्या चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी सांसद रही महुआ मोइत्रा पर 2 संगीन आरोप लगे। पहला, 2019 से 23 के बीच महुआ मोइत्रा के लॉगिन से 61 बार सवाल पूछा गया, जो महुआ की तरफ से दर्शन हीरानंदानी ने पूछा। दूसरा आरोप था महुआ ने संवेदनशील जानकारियों वाला संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी दूसरे शख्स को दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर संसद की एथिक्स कमेटी ने इस पर संज्ञान लिया और इसकी जांच की। हालांकि महुआ मोइत्रा ने कहा कि कहीं भी किसी भी उपहार की नकदी का कोई सबूत नहीं मिला। उनका तर्क ये भी कि ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं जिसमें सांसद अपना लॉगिन आईडी किसी को नहीं दे सकते। The complainant says, I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agendas. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. And there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. महुआ मोइत्रा अपने आलोचनात्मक भाषणों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। राजनीति में आने से पहले महुआ एक निवेश बैंकर थी। साल 2009 में वो लंदन से नौकरी छोड़कर राजनीति में आई। अब जब नए साल में लोकसभा चुनाव हैं, तो देखना होगा महुआ मोइत्रा आगे क्या रुख अपनाती हैं।
उनकी रणनीति और आगे के राजनीतिक करियर पर देश की भी नजर है। सवाल ये भी, महुआ के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। साल 2023 में कई कीर्तिमान बने और कई रिकॉर्ड्स टूटे। वो साल 1989 था जब 63 सांसद एक दिन में सस्पेंड हुए थे। लेकिन इस साल 2023 में वो रिकॉर्ड भी टूट गया। एक दिन में और सबसे ज्यादा सांसदों के निलंबित होने का एक नया रिकॉर्ड बना। 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन की ऐसी घटना घटी जो शायद इतिहास में आगे बहुत लंबे वक्त बाद देखने सुनने को मिले। आइए देखिए। साल 2023 में हाल ही में संपन्न हुए संसद के शीत सत्र में संसद सुरक्षा चूक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध ऐसा बढ़ा कि लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन का एक नया रिकॉर्ड बन गया। शीत सत्र के दौरान संसद सुरक्षा पर हंगामे और विरोध के बीच दोनों सदनों से कुल 146 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके पहले सन 1989 में एक दिन में 63 सांसदों को निलंबित किया था, लेकिन इस बार सत्र में एक ही दिन में एक साथ 92 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया। मुझे इन सब नामों को नेम करना पड़ रहा है। दरअसल संसद के शीत सत्र के दौरान 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी वाले दिन दो युवा संसद की कार्यवाही देखने का पास बनवाकर भीतर घुसे। दर्शक दीर्घा से कूदे और आसंदी की ओर जाने लगे। भीतर घुसे युवा ने जूते में से कुछ धुआं छोड़ना शुरू किया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि हंगामा करने वाले युवक को फौरन दबोचकर गिरफ्त में लिया गया। विपक्ष ने इसे संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया और सरकार को निशाने पर लिया। विपक्षी सांसद संसद सुरक्षा चूक मामले पर सदन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करते रहे। विपक्षी सांसद इस मामले पर सदन में चर्चा और आरोपियों के लिए पास की सुविधा प्रदान करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। वहीं सत्ता पक्ष ये कहता रहा कि विपक्ष संसद की कार्यवाही रोककर सदन और देश का वक्त बर्बाद कर रहा है। ऐसे में सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने वाले सांसदों के खिलाफ आसंदी ने पूरे सत्र से निलंबन का कड़ा कदम उठाया। इसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में मोर्चा खोल दिया, तो कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने सड़क पर उतरकर लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री का मामला भी सदन के भीतर और देश भर में गूंजा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is itchy. My spine is very itchy. I'm so proud. I'm so proud. My spine is so. साल 2023 महिलाओं के लिए भी कई मायनों में खास रहा है। साल 2023 ही वो साल रहा जब लोकतंत्र के मंदिर ने महिलाओं को उचित हिस्सेदारी के दिशा में काम किया। मोदी सरकार ने 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण बिल को पास किया, जिसके बाद दोनों ही सदनों में ये बिल सर्वसम्मति से पास हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक कानून बन गया। और अब लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नई संसद का पहला दिन,
पहली कार्यवाही का पहला उद्बोधन ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उद्घोषणा के साथ नई संसद में पेश होने वाले सरप्राइजिंग एजेंडे की अटकलबाजियों पर विराम लग गया। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम के इस विधेयक में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। सदन में काफी हंगामा मचा। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने इसे नया बिल बताने पर आपत्ति जताई और इसे राजीव गांधी सरकार में पेश किया गया बिल बताया। अधीर रंजन के इस दावे को पहले गृह मंत्री अमित शाह और फिर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खारिज कर दिया। विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर लंबी बहस चली। अधिकतर सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखी। फाइनली पहले लोकसभा में 2/3 बहुमत के साथ और फिर राज्यसभा से भी नारी वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पास हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद अब ये अधिनियम कानून की शक्ल ले चुका है। इस कानून के लागू हो जाने पर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि ये लाभ 2024 चुनाव में नहीं मिल पाएगा। इसके लिए पहले नई जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जा सकता है और ये सब कुछ 2029 लोकसभा चुनाव तक ही मुमकिन होगा। महिलाओं की संसद में फिलहाल 15% हिस्सेदारी है, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आधी आबादी को उनका वाजिब अधिकार दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस साल एक बहुचर्चित मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यह कह दिया है कि धारा 370 अस्थायी था। मान्य समय जरूर लगेगा, मगर रास्ता 370 का रिमूवल ही रास्ता है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। इसके खिलाफ दाखिल 23 याचिकाओं पर 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद भी केस पर फैसला सुनाया, यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये साल भारत के लिए कामयाबी वाला साल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साल 2023 की। वैसे तो देश ने अंतरिक्ष में भेजे अपने कई मिशन में सफलता हासिल की है, लेकिन अगर सबसे शानदार कामयाबी की बात करें तो साल 2023 के मिशन चंद्रयान 3 की शानदार कामयाबी हर किसी को याद रहेगी। इस सफलता के साथ ही भारत ने पूरे विश्व को चौंका दिया था और इस सफलता के साथ भारत ने यह साबित कर दिया कि भारत किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। चौदह जुलाई 2023 दोपहर 2:35। जगह श्रीहरिकोटा। 10 +5 seconds। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। हाँ, यही वो पल था जब चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 3 मिशन अकम्प्लीट। हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर। और इसके ठीक 41वें दिन 23 अगस्त शाम करीब 6 बजे चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर लैंड हुआ।
ये पल ऐतिहासिक था, अविस्मरणीय, उपलब्धियों से भरा पल, दुनिया में हिंदुस्तान की धमक दिखाने वाला पल, वो पल जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत कितना शक्तिशाली हो चुका है। जमीन से आसमान तक वो हर जगह विजय पताका फहरा रहा है। इस कामयाबी के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इसरो और उसकी पूरी टीम को बधाई भी दी। बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोरी। अमेरिका समेत तमाम बड़े देशों ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर बधाई दी। इसरो के मुताबिक चंद्रयान के ऑर्बिटर में लगा पेलोड काफी जानकारी भेज चुका है। कई तस्वीरें कैप्चर कर भेजी जा चुकी हैं, जिससे चंद्रमा के अध्ययन के साथ सौरमंडल के बाहर के ग्रहों के बारे में रिसर्च में मदद मिलेगी। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को आइसलैंड के हुसाविक में स्थित एक्सप्लोरेशन म्यूजियम ने 2023 लीफ इरेक्शन लूनर प्राइज से सम्मानित किया है। चांद की सतह पर जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। साथ ही 23 अगस्त के दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चांद पर धाक हमारी, सच हुए ख्वाब आसमानी, सजदे में सारी दुनिया है, शान है ये हिंदुस्तानी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस साल यानी साल 2023 में भारत ने G20 का सफल आयोजन किया। भारत का कूटनीतिक कौशल पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इस बैठक में भारत ने कई अहम आर्थिक फैसले लिए हैं और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि G20 की मेजबानी के साथ भारत का जो कूटनीतिक कौशल था, ये पूरे विश्व ने देखा है। देश का दिल दिल्ली, आयोजन था G20 शिखर सम्मेलन। दुनिया के तमाम दिग्गज लीडर भारत की अध्यक्षता में भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में जुटे। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आयोजन में शामिल नहीं हुए। आयोजन इसलिए भी खास रहा क्योंकि G20 अब G21 हो गया है। अफ्रीकन यूनियन को इस ग्रुप की स्थायी सदस्यता दी गई, जिसमें 55 देश शामिल हैं। समिट में पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की समस्याओं पर चर्चा हुई, चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनी और पीएम मोदी के कूटनीतिक कौशल का ही परिणाम रहा कि संयुक्त घोषणा पत्र के सभी 83 पैराग्राफ्स पर सभी देशों ने सहमति जताई, जिसमें कहा गया कि सभी देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना है। यह भी कहा गया कि ये युद्ध का समय नहीं है और परमाणु हथियारों के प्रयोग के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। आइए जानते हैं G20 सम्मेलन की और क्या बड़ी उपलब्धियां रही। कई महत्वपूर्ण आर्थिक कदम समिट में उठाए गए। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा की गई। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने, एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने और प्लास्टिक पॉल्यूशन खत्म करने का भी एक बड़ा समझौता किया गया। साथ ही ज्यादा बड़े और अधिक प्रभावी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों MDB की जरूरत पर भी सहमति बनी और वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग क्षमता बढ़ाना भी तय हुआ। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर भी सहमति बनती नजर आई। मॉडर्न इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम बनाने पर जोर दिया गया। दिल्ली के मुख्य समिट के साथ बीते साल भर में देश के 50 से अधिक स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई।
G20 शिखर सम्मेलन सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए अपनी धाक जमाने का बड़ा मौका भी बना। साथ ही देश में पहली बार हुए इतने बड़े आयोजन से दुनिया भर में मान भी बढ़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देश का हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो सत्ता के शिखर तक पहुंचे, वो इन गलियों में प्रवेश करे और किसी राज्य पर राज्य करे। तो 2023 जो है विधानसभा चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण चुनावी साल था। 6 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का शिखर पाया, सत्ता में लौटी। 2 राज्य मिले दक्षिण के कांग्रेस पार्टी को और 1 पूर्वोत्तर के राज्य में ZPM की सरकार बनी। तो चुनावी साल में किस पार्टी को क्या मिला, आइए देखते हैं। साल 2023 में सबसे पहले चुनाव हुए दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में। बीजेपी ने यहां पूरा दमखम लगाया। कुल 224 सीटों में से 136 सीटें जीतकर कांग्रेस यहां सत्ता में लौटी, जबकि बीजेपी को मिली महज 65 सीटें। जेडीएस को 19 तो अन्य के खाते में 4 सीटें आई। कर्नाटक चुनाव में करप्शन से लेकर बजरंग बली जैसे मुद्दों की गूंज रही। मिजोरम विधानसभा के लिए 7 नवंबर को कुल 40 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें ZPM जोरम पीपुल्स पार्टी को 27, मिजो नेशनल फ्रंट MNF को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। पार्टी को राज्य में इतनी विराट जीत इससे पहले कभी नहीं मिली। वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस को 66 सीटों के साथ विपक्ष की भूमिका मिली। इसके अलावा भारतीय आदिवासी पार्टी के भी एक विधायक चुने गए, लेकिन सपा, बसपा, AIMIM और आप जैसी पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना, मोदी का चेहरा, शाह की रणनीति ने पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इधर छत्तीसगढ़ में देश में सबसे मजबूत स्थिति में चल रही कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। प्रदेश की कुल 90 सीटों में से 54 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 2018 में 68 सीटें लाने वाली कांग्रेस 2023 में 35 सीटों पर सिमट गई। 1 सीट पाली तानाखार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भूपेश सरकार के भरोसे वर्सेस बीजेपी की मोदी की गारंटी के बीच चुनाव हुआ, जिसमें जनता ने मोदी की गारंटी पर बम्पर मोहर लगाई। इसके अलावा बीजेपी की मेहतारी बंधन योजना और बकाया बोनस का दांव कांग्रेस के वायदों पर भारी पड़ा। देश के बड़े हिंदी भाषी राज्यों में शामिल राजस्थान विधानसभा के लिए 2023 के चुनाव में कुल 200 में से 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग हुई। राजस्थान की जनता ने पिछले 6 बार के अल्टरनेट सरकार के ट्रेंड को जारी रखते हुए बीजेपी को सत्तासीन होने का जनादेश दिया। नतीजों में बीजेपी ने 115 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस को 69 और अन्य के खाते में 15 सीटें गयी। तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोट पड़े। नतीजों में कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत प्राप्त किया। 10 सालों से सत्ता पर काबिज भारत राष्ट्र समिति BRS को 39, बीजेपी को 8 और ओवैसी की पार्टी AIMIM के 7 विधायक चुने गए। कुल मिलाकर 2023 के चुनाव में 7 राज्यों में से 3 बीजेपी के खाते में गए, 2 पर कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई और 1 राज्य में ZPM की सरकार बनी। कामयाबियों का शिखर भला किसे नहीं भाता। साल 2023 में भी कईयों को बुलंदी मिली, कामयाबी का शिखर मिला, लेकिन कई ऐसे लोग भी राजनीति के दिखाई पड़े जो सत्ता के शिखर पर बैठे थे, जिनकी वजह से कामयाबी मिलना भी बताया गया, लेकिन इसके बावजूद वे सीढ़ियां चढ़ने के बजाय राजनीतिक तौर पर एक हाशिए पर दिखाई पड़े। सवाल उठे भविष्य को लेकर, आइए देखें। साल 2005 में बतौर CM मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी ने 2008-2013 का चुनाव जीता, लेकिन 2018 में शिवराज सरकार रिपीट न हो सकी। चंद सीटों से आगे रहकर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि कांग्रेस सरकार टिक न सकी और 2020 में सिंधिया के बीजेपी में आते फिर सरकार बीजेपी की बनी और CM बने एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान। तो 2023 चुनाव में बीजेपी के लिए जीत आसान न थी। शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी
और केंद्र का प्रेशर साफ नजर आ रहा था। लेकिन अपने लंबे सीएम कार्यकाल के दरमियान शिवराज ने प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के बीच मामा और भाई की स्ट्रॉन्ग इमेज बना ली। उस पर से चुनावी साल में लागू की गई शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना और भाई के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का एग्रेसिव प्रचार गेम चेंजर साबित हुआ। पार्टी ने बम्पर सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण जीत के बावजूद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज को सीएम की कुर्सी न देते हुए डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश सत्ता की कमान सौंपी और तकरीबन 4 टर्म तक लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे सबके लाडले मामा शिवराज एक झटके में बन गए राज्य के पूर्व सीएम। मामा शिवराज की तरह ही छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर रमन सिंह के लिए भी 2023 ने बदली भूमिका तय की। साल 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव जीत के हैट्रिक लगाने वाले डॉक्टर रमन को हर बार पार्टी ने सत्ता की कमान सौंपी। अपने 3 टर्म के दौरान डॉक्टर रमन ने धान के कटोरा कहे जाने वाले नवीन राज्य छत्तीसगढ़ को अपने तरीके से गढ़ना शुरू किया। लेकिन 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में सत्ता में रहने वाली बीजेपी पिछले 2018 के चुनाव में महज 15 सीटों पर सिमटकर सत्ता से बेदखल हो गई। बीते 5 साल में भूपेश सरकार के सामने कमजोर विपक्ष का उलाहना झेलने के बाद 2023 के चुनाव आते पार्टी ने एक बार फिर चुनाव के दौरान डॉक्टर रमन सिंह को हर एक निर्णय में साथ रखा। 3 दिसंबर को नतीजों में पार्टी ने 54 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की, लेकिन इस बार यहाँ केंद्रीय नेतृत्व ने सबको चौंकाते हुए सत्ता की कमान सौंपी आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को और डॉक्टर रमन सिंह को मिली विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय, तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। दोनों दिग्गज नेताओं ने अनुशासित कार्यकर्ता के नाते इस फैसले को पूरी गरिमा के साथ स्वीकारा, पर कहना गलत ना होगा कि चाउर वाले बाबा रमन और मामा शिवराज के चाहने वालों को 2023 ने एक झटका तो दिया ही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये साल 2023 कई विवादों से घिरा हुआ रहा, जिसमें से एक विवाद रेसलर्स का अपने ही कुश्ती महासंघ के साथ रहा। 2023 के शुरुआती महीने यानी कि जनवरी में ही बृजभूषण शरण सिंह के शोषण के खिलाफ रेसलर्स ने आंदोलन की शुरुआत की, प्रदर्शन की शुरुआत की और पूरे साल तक ये प्रदर्शन लगातार चर्चाओं में छाया रहा, जिसके बाद दिसंबर यानी कि 2023 का आखिरी महीना 24 दिसंबर को आखिरकार खेल मंत्रालय ने WFI यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ को सस्पेंड कर दिया। हालांकि अब तक ये मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं है। कुछ रेसलर्स ने इस फैसले का स्वागत जरूर किया है, लेकिन जो पूरा मामला, जो पूरा विवाद है, उसे आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। देश के शीर्ष पहलवान 18 जनवरी को पहली बार पहलवान धरने पर बैठे और 23 अप्रैल को दूसरी बार धरना शुरू किया। इसके बाद पहलवानों ने मौसम की मार झेली, पुलिस के साथ झड़प हुई, पहलवानों के खिलाफ FIR हुई, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि पहलवानों और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात के बाद कहानी बदल गई और पहलवान काम पर लौट गए। इसके बाद भी उनका विरोध जारी रहा। अब दिल्ली पुलिस की जांच के बाद पहलवानों के आरोप खोखले साबित हुए और बृजभूषण को क्लीन चिट मिलना लगभग तय है। वहीं संजय सिंह के नेतृत्व में भारतीय कुश्ती महासंघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि यह नियमों के खिलाफ है। संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा। लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। वहीं पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो 18 जनवरी 2023 को महिला पहलवानों ने तत्कालीन WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया और दिल्ली के जंतर मंतर में एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। 21 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों का प्रदर्शन खत्म हो गया।
23 जनवरी को जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। 23 अप्रैल को 7 पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ थाने में शिकायत की। 24 अप्रैल को खेल मंत्रालय ने 7 मई को होने वाले चुनाव को रोक दिया। 25 अप्रैल को पहलवान बृजभूषण के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे। वहीं 3 मई 2023 को पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई। 11 मई को पुलिस ने बृजभूषण का बयान दर्ज किया। 28 मई को शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पर एफआईआर हुई। 30 मई को IOC UWW ने पहलवानों की हिरासत की निंदा की और 18 जुलाई को दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण सिंह को जमानत दी। वहीं 18 जुलाई को ही बजरंग और विनेश को एशियन गेम्स में सीधे प्रवेश भी मिला। इंतजार यही है कि पुख्ता सबूत मिल जाए, रिटर्न में पता चल जाए कि क्या चीज रद्द हुई है, फेडरेशन है या संजय सिंह रद्द हुए हैं। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। इधर 21 दिसंबर 2023 को बृजभूषण के खास संजय सिंह WFI के नए चीफ बने, जिसके विरोध में 21 दिसंबर को ही साक्षी ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। इसके बाद 22 दिसंबर को बजरंग पुनिया ने पद्मश्री अवार्ड लौटाया और 24 दिसंबर 2023 को खेल मंत्रालय ने WFI को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया और 26 दिसंबर 2023 को विनेश फोगाट ने 2 अवार्ड लौटाने का फैसला किया और विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। वहीं 27 दिसंबर 2023 को हरियाणा में राहुल गांधी ने पहलवानों से मुलाकात की। फिलहाल अब देखना होगा खेल मंत्रालय कब तक नया आदेश जारी करता है और महिला पहलवानों की कब तक फिर वापसी होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। साल 2023 अपने अंतिम पड़ाव पर है। कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादों के साथ ये साल भी गुजर गया, मगर इस साल मणिपुर से आई एक तस्वीर ने हर किसी को झकझोर दिया और शायद ताउम्र झकझोरती रही। वहशी भीड़, निर्वस्त्र महिला, आबरू पर आंच। हैवानियत का ये वीडियो जब मीडिया पे आया तो पूरा देश निशब्द हो गया। घटना 4 मई को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले की है। इंटरनेट बंद होने की वजह से ये वीडियो 19 जुलाई को सामने आया। इस वीडियो के पीछे की कहानी सामने आई तो वो और भी भयावह थी। कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर करीब 1000 लोगों की भीड़ सड़क पर पैशाचिक प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रही थी। आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगा। आरोप तो ये भी था कि इसमें से एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया। जब उसके भाई ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसकी हत्या कर दी गई। इस पर भी उसकी सनक खत्म नहीं हुई तो नग्न कर सड़क पर घुमाया। महिलाएं कराहती रहीं, मदद की गुहार लगाती रहीं, बेरहम भीड़ के सामने रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, किसी को तरस नहीं आया। सैकड़ों की भीड़ में से मदद का एक भी हाथ आगे नहीं आया। इस घटना ने वो तारीख याद दिला दी जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित काबाइली लश्करों ने जम्मू कश्मीर में दरिंदगी की थी। महिलाओं से हैवानियत का ये वीडियो सामने आने के बाद देश भर में इसकी निंदा की गई। पीएम मोदी ने भी घटना को शर्मसार करने वाला बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। दरअसल हिंसा और बदले की ये आग आदिवासी दर्जे को लेकर भड़की। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें कोर्ट ने सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा। इस आदेश के बाद कुकी समुदाय भड़क गए। उन्होंने 3 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाला। इस रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई और इस विवाद की आग में मणिपुर के साथ इंसानियत भी झुलस गई। साल 2023 हादसों से भी भरा रहा। उत्तर काशी के सिलक्यारा में सुरंग खोदते समय 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे। उनकी सांसें अटकी रही। उनकी दिवाली सुरंग के अंदर ही बीती। लेकिन उसके बाद देश एकजुट हुआ और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद उन सभी
41 मजदूरों को सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाल लिया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेस्क्यू था, देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू था। तो इसी पर आधारित आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 28 नवंबर की यह तस्वीर, 41 मजदूरों को मिली नई जिंदगी और पूरे देश ने ली राहत की सांस, जब उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 17 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। लेकिन ये कामयाबी काफी चुनौतियों के बाद मिली। घटना के फ्लैशबैक में जाकर देखें तो 12 नवंबर सुबह 5:30 बजे सिलक्यारा उत्तरकाशी। जिस दिन देश दीपों की रोशनी से जगमगाने की तैयारी में जुटने वाला था, उसी दिन सुबह खबर आई कि उत्तरकाशी में सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बन रही निर्माणाधीन सुरंग में धंसा हो गया, जिसमें 41 मजदूर फंस गए। खबर आग की तरह फैली, मीडिया में सुर्खियां बन गई, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। पाइपों के जरिए सुरंग में फंसे हुए श्रमिकों को ऑक्सीजन, पानी, बिजली, पैक भोजन की आपूर्ति के साथ बचाव कार्य शुरू हुआ। लगातार संपर्क के लिए मजदूरों तक वॉकी टॉकी पहुंचाया गया। रेस्क्यू में विदेशी मशीनों और एक्सपर्ट्स की मदद भी ली गई। ड्रिलिंग का काम कई दिनों तक जारी रहा। फाइनल अटेम्प्ट में रेड माइनर्स की टीम भी जुटी। इस बीच मजदूर लगातार अपना हौसला बनाए हुए थे। सबसे खास बात, पूरे अभियान में विज्ञान, मशीन के साथ ही आस्था का बड़ा रोल रहा। स्थानीय लोगों ने अभियान में आ रही अड़चनों का कारण दैवीय प्रकोप बताया, जिसके बाद बौखनाक देवता का मंदिर बनाने के लिए सहमति हुई। इस बीच टनल के बाहर एक मंदिर भी अस्थायी रूप से बनाया गया। रेस्क्यू में 17 दिन की जद्दोजहद के बाद करीब 60 मीटर पाइप इंसर्ट किया गया और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 नवंबर का सूरज 41 मजदूरों को नई जिंदगी की रोशनी देने वाला बन गया और सभी मजदूर एक एक कर सुरक्षित निकाल लिए गए। हौसला पुरजोर हो तो चट्टानें भी पिघल जाती हैं, कोशिशें रंग लाती हैं, जिंदगी मुस्कुराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। समय की तरह पानी की धाराओं की भी रवानी यही कहानी कहती है कि ना समय रुकता है ना धारा रुकती। तो ये समय की धारा अब हमको लिए चल रही है साल 2024 की तरफ। ये सूर्यास्त हुआ और अगली सुबह होगी 2024 की। अगली सुबह होगी नई उम्मीदों की, नए उल्लास की, नई उमंगों की, नई ऊर्जा की। तो पूरे ऊष्मा के साथ में ये सूर्य हमको आने वाले वक्त का जो मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है, वो यही है कि बीती बातों को छोड़िए, उपलब्धियों को साथ लेकर ताकत बनाकर आगे बढ़िए और नई उपलब्धियों को गढ़ने की तरफ बस चल पड़िए। आप सबको नया साल मुबारक हो। ये थी 23 की वो झलकियाँ जिनके नाम साल 2023 तारीखों में दर्ज हो चुका है। आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।